आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे, जितने भी एसोसिएशन अच्छे बन सकते हैं उन पर। तो सीधे बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहला एआर आपके सामने, एसोसिएशन कहता है लिम्फोसाइट आर द लार्जेस्ट कॉर्पसल्स। बिल्कुल गलत बात। लार्जेस्ट कॉर्पसल डब्ल्यूबीसी तो है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट नहीं है, आपकी मोनोसाइट है। गॉट इट। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। न्यूक्लियस ऑफ लिम्फोसाइट इज लार्ज। यहां तक तो बात सही है कि लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर एनसीईआरटी का हम डायग्राम देखते हैं तो लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का अगर रेशियो देखा जाए तो न्यूक्लियस का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है। ऐसे ही हम डायग्राम में भी उसे पहचानते हैं। लेकिन जो ये लास्ट वर्ड लेके आए किडनी शेप्ड, ये बात हो गई गलत। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस आपका मोनोसाइट का होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा आंसर यहां पर क्या चला जाएगा? डी। गॉट इट। अब अगर हम बात करें कि सर अगर यहां लिखा होता मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट कॉर्पसल, सर उसका एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में नहीं, आपके काम का नहीं। लार्जेस्ट होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या काम होता है, वो आपको नहीं जानना है। गॉट इट। आइए क्वेश्चन नंबर 23। प्लेटलेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। बिल्कुल सही बात है, प्लेटलेट का बेहद महत्वपूर्ण काम है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, अब प्लेटलेट का महत्वपूर्ण काम तो है, अब लेकिन प्लेटलेट का काम है क्या? प्लेटलेट क्या करती है, जहां पर आपकी इंजरी हुई है वहां पर जाती है, वहां पर प्लेटलेट बस्ट हो जाती हैं, प्लेटलेट दब जाती हैं, और अल्टीमेटली जब प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट होंगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? क्लॉटिंग की शुरुआत कराएगा। याद करो, प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर मैंने ऐसे करके बताया था, इंजर टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम प्रोटीन की मदद से ये लोग आपका क्या बनाएंगे? थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेंगे, थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, फाइब्रिन प्लस डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट इज इक्वल टू ब्लड क्लॉट। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट में ये सही है और ये सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहा है रीजन एसर्शन को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24। ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ब्लड ग्रुप ओ आपका यूनिवर्सल डोनर है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों सही है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से जो भी एसर्शन एंड रीजन आएंगे ना, वो कठिन नहीं होंगे, ब्रीदिंग से अच्छे आते हैं। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से जो एआर होंगे बहुत सीधे सीधे एआर होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज, पहले स्पेलिंग सही करो अभिषेक बेटा। एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड ग्रुप आर अब्सेंट इन ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ में ये कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। गलत। एंटीबॉडीज ए और बी दोनों होती हैं, लेकिन एंटीजन नहीं होता है, दैट्स वाई ये यूनिवर्सल डोनर है। और ब्लड ग्रुप ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो इसका रीजन क्या बनेगा कि एंटीजन आर अब्सेंट इन ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था डोनर का हम क्या चेक करते हैं? एंटीजन, और रेसिपिएंट का हम क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, आइए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 पे, आरएच फैक्टर आर कंसीडर्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, आरएच फैक्टर का एक बेहद अहम महत्व होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। रीजन कह रहा है आरएच एंटीजन में लीड टू एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। एग्लूटिनेशन बोल दीजिए, क्लॉटिंग बोल दीजिए, कोगुलेशन बोल दीजिए, एक ही बात है। दोबारा बोल रहा हूं, कोगुलेशन या आप बोल दीजिए, कोगुलेशन बोल दीजिए, क्लॉटिंग बोल दीजिए, एग्लूटिनेशन बोल दीजिए, या थक्का जमना बोल दीजिए, ये तीनों आपकी एक ही बात है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट सही है और सीधा सीधा, इसमें तो कुछ बोलना नहीं, दिख रहा है कि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आइए थोड़ा क्वेश्चन को एलैबोरेट करते हैं कि मैंने आपसे कहा भी था क्लास में, अब मैं दोबारा कह रहा हूं, इधर देखिएगा। मान लीजिए इस इंसान के पास आरएच एंटीजन है। ठीक है, तो ये आरएच एंटीजन मैंने बना दिया, तो ये आरएच पॉजिटिव हुआ और ये आरएच नेगेटिव हुआ। मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि भैया जब पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड देगा, तो मैंने आपसे कहा था जो ब्लड देता है उसका क्या चेक करते हैं हम लोग? एंटीजन। तो इनके पास आरएच एंटीजन है, नेगेटिव वाले के पास आरएच एंटीजन नहीं है। तो नेगेटिव को जब आरएच एंटीजन मिलेगा तो नेगेटिव उसके खिलाफ क्या बनाएगी? आरएच एंटीबॉडी, अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट कर जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव को देगा तो भाई देने वाले का हम क्या चेक करते हैं? एंटीजन, और लेने वाले की एंटीबॉडी। तो जब इनके पास एंटीजन है ही नहीं तो फिर दिक्कत किस बात की? तो अल्टीमेटली इसलिए हम कहते हैं कि आरएच फैक्टर एक अहम क्रूशियल रोल निभाता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए।
मैंने आपसे कहा था ना कि जितने भी आपके ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जितने भी आपके एसर्शन रीजन है, वो एक भी एआर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो एआर में आपको बहुत सोचना पड़े। या तो तुरंत निकल जाएगा, तुरंत का मतलब तुरंत, ठीक है, या तो तुरंत निकल जाएगा, या तो अल्टीमेटली समझ जाएगी कि आपने पढ़ाई ही नहीं की है। ठीक, बिल्कुल सीधी सी बात है। आइए, देखते ही पता चल रहा है। हेपेरिन आपका एक एंटी कोगुलेंट है, बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से याद करिए, डायलाइजिंग यूनिट में ब्लड डालने से पहले हम लोग ने हेपेरिन इसीलिए मिलाया था, जो कि एक एंटी कोगुलेंट है। बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता है। बेसोविल भी आपकी हेपेरिन निकालती है, हेपेरिन के साथ आपकी सेरोटोनिन और हिस्टामाइन भी निकालती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, हेपेरिन प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हेपेरिन रोकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। हेपेरिन आपका प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता है, अर्थात ये थ्रोम्बोकाइनेस के खिलाफ काम करता है। तो आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को साफ साफ एक्सप्लेन कर रहा है। आइए, अच्छा सोचिए, ब्रीदिंग हम लोग को कितना टाइम लगा, बॉडी फ्लूइड में क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बेटा एआर कहाँ से कैसे बन सकते हैं ना, वो फिक्स होता है। एक्सक्रीशन से अच्छे एआर बन सकते हैं, न्यूरल से अच्छे एआर बन सकते हैं, स्केलेटन सिस्टम से अच्छे एआर नहीं बनेंगे। सीधे सीधे दिख जाएगा वो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। ड्यूरिंग डायस्टोल वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑरिकल, अर्थात जब हर डायस्टोल की अवस्था में होता है तो उस समय आपका एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा होता है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज जाएगी अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। इसका मतलब डायस्टोल के दौरान, डायस्टोल है, बॉयल स्ट्रॉ लगा दो, वॉल्यूम ज्यादा मतलब वेंट्रिकल का प्रेशर कम। तो जब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, मतलब एट्रिया में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा और वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर कम होगा। ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज ऑफ रैपिड इनफ्लो, द प्रेशर इनसाइड एट्रिया इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से आपका डायस्टोल के दौरान एट्रिया से ब्लड किस में जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है। दैट्स इट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन एसर्शन को सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हो, मतलब देखते ही यार फील आ जा रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इधर देखो, कह रहा है एवी नोड इंपल्स तो जनरेट करता है। इंपल्स तो पूरे का पूरा नोडल मस्कुलेशन पैदा करता है, चाहे ऐसे नोड हो, चाहे एवी नोड हो, चाहे एवी बंडल हो, चाहे बंडल ऑफिस हो, चाहे राइट बंडल हो, चाहे लेफ्ट बंडल हो, चाहे पुरकिंजे फाइबर हो। एक्शन पोटेंशियल तो सब पैदा करते हैं, लेकिन एक्शन पोटेंशियल पैदा करना एक अलग बात है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम पर मिनट ज्यादा पैदा करना ये एक अलग बात है। तो कह रहा है कि एवी नोड आपका एक्शन पोटेंशियल पैदा कर रहा है, इंपल्स पैदा कर रहा है, बिजली पैदा कर रहा है, उसके बाद भी ये पेस मेकर नहीं कहलाता है। अब पेस मेकर क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि द रिदमिसिटी ऑफ इंपल्स प्रोडक्शन इज नॉट ग्रेटेस्ट इन एवी नोड। ग्रेटेस्ट किसकी है? एसए नोड की। दैट्स वाई एसए नोड के लिए हम लोग बोलते हैं कि एसए नोड आपका मेंटेन करता है रिदम को। ठीक है, क्योंकि एसए नोड का इंपल्स प्रोडक्शन है 72 पर मिनट, एवी नोड का 45 पर मिनट है। तो सीधी सी बात है, तो पेस मेकर हार्ट की तेजी 72 कौन बनवा रहा है? एसए नोड की एवी नोड, एसए नोड। दैट्स वाई एवी नोड आपका पेस मेकर नहीं है। तो सीधी सी बात है कि भाई रिदमिसिटी ऑफ इंपल्स प्रोडक्शन इज नॉट हाईएस्ट इन एवी नोड। बिल्कुल सही बात है। दैट्स वाई आपका एवी नोड आपका पेस मेकर नहीं कहलाता है। सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 29। अब पोर्टल, अरे बाप रे बाप, मतलब आप खुद ही समझ रहे होगे कि सर देखते ही वो एक्सप्लेन हो रहा है। पोर्टल सिस्टम, मैंने कहा था तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, कैपलरी पे शुरू कैपलरी पे खत्म, उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, मैंने कहा था ब्लड में कुछ भी डालना है या ब्लड से कुछ भी निकालना है, एक ही पाइप इस्तेमाल होता है, दैट इज कैपलरी। तो अब बच्चों अगर मैं बात करूं, मान लो दो अंग है, एक अंग किसी केमिकल को डाल रहा है, दूसरा अंग निकाल रहा है, तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? कैपलरी। और इसी सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम मैंने आपको बताए हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। गॉट इट? अब मेरी बात समझिएगा। तो बेटा कह रहा पोर्टल सिस्टम कलेक्ट करता है ब्लड एक अंग से और डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे अंग को। बिल्कुल सही बात है। पोर्टल सिस्टम कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन और ऑर्गन एंड ऑर्गन्स और डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसी ब्लड को दूसरे अंग को, अर्थात केमिकल देने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सीधा सीधा एक्सप्लेन भी कर रहा है
कि क्यों वो कैपिलरी से शुरू हो रहा है, कैपिलरी से अंत हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से ब्लड लेना है और दूसरे अंग को देना है। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, देखिएगा आराम से। सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है डायस्टोलिक प्रेशर से। देखो भैया जल्दी बताओ, सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है डायस्टोलिक प्रेशर से। बिल्कुल सही बात है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बहुत तेजी से रश करता है आर्टरीज में, ठीक है, बहुत तेजी से निकलेगा आर्टरी से, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक से क्यों ज्यादा है? क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर एक्चुअली में पंपिंग प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर रेस्टिंग प्रेशर है। तो जब हार्ट पंप करेगा तो सीधी सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन इन्होंने रीजन दे रखा है आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। तो बात तो सही है, बात आपकी गलत नहीं है, बात आपने सही कह दी कि जब हार्ट सिस्टोल करेगा तो आर्टरी में तनाव फील होगा, भाई ब्लड निकलेगा तेजी से तो आर्टरी पे को धक्का लगाएगा, आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। लेकिन इस वजह से थोड़ी सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक से ज्यादा होता है। भाई सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक से इसलिए ज्यादा होता है कि सिस्टोलिक प्रेशर पंपिंग प्रेशर है, जब हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड को, राइट, दैट्स व्हाई सिस्टोलिक ज्यादा है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। आइए नेक्स्ट, बहुत प्यारा सवाल। इस सवाल पे तो मैं पॉज करके बोलूंगा कि आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा, देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सोचिए, कमेंट सेक्शन में बैठा हूं बेटा। समय समाप्त की घोषणा। इफ द मसल ऑफ बोथ ऑर्किल, ऑर्किल मतलब वही एट्रिया, अगर दोनों एट्रिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है तो भी वो बंदा में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो रेस्ट की अवस्था में है। बिल्कुल सही बात है। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आराम आराम से सीखेंगे बच्चों, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक, तो 70% ब्लड तो भरेगा ही भरेगा भैया, ठीक है, उतने से हमारा काम हो जाएगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका बहुत तेजी से ब्लड एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, वो कितना होता है 30%। तो जब 70% जो है उससे हमारा काम हो जा रहा है, कब हो जा रहा है? जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल की अवस्था में, ज्वाइंट डायस्टोल है। अब हाँ, इमरजेंसी कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी। इमरजेंसी कंडीशन में फिर आपका ब्लड वेंट्रिकल कम पंप कर रहा होगा और अल्टीमेटली बॉडी में हाइपोक्सिया हो सकता है। लेकिन रेस्ट की कंडीशन है, रेस्ट बोल दिया ना भाई, इमरजेंसी बोलता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। रेस्ट की कंडीशन में इतना काम हो जाएगा, कह रहा है इसलिए हो जाएगा क्योंकि 70% ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर्ड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल वो ऑर्किल डायस्टोल के दौरान होता है। बिल्कुल सही बात है, जब दोनों ऑर्किल डायस्टोल बोल दो या ज्वाइंट डायस्टोल बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 70% ब्लड आपका जब एट्रिया डायस्टोल की अवस्था में होता है वो तब पहुंचता है, तो इस वजह से दिक्कत नहीं आने वाली है, इस वजह से दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि भले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे तो 30% नहीं जाएगा, ना जाए यार, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। इमरजेंसी कंडीशन में आपको ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है, ये तो रेस्ट की कंडीशन में है ना, तो 70% से हम काम चला लेंगे। तो आपका यहां पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है कि क्यों दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में ज्वाइंट डायस्टोल के समय ही चला जाता है और आंसर आपका जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32। अरे देखते ही भैया मतलब तुम्हारे मुंह से खुद, मेरे ही नहीं, तुम्हारे मुंह से खुद बच्चों आंसर ए निकल रहा होगा। कह रहा है कि अगर ब्रेन का हार्ट के साथ कनेक्शन तोड़ दो, ठीक, ब्रेन का हार्ट के साथ कनेक्शन तोड़ दो तो भी हार्ट धड़कता रहेगा। क्यों धड़कता रहेगा? क्योंकि भैया ऐसे नोड हार्ट के अंदर होता है, हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, मायोजेनिक है, अर्थात हमारा हार्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की ताकत रखता है क्योंकि स्टिमुलस स्वयं हमारा हार्ट पैदा कर रहा है। गॉट इट? तो बेटा सीधी सी बात है, एसर्शन सही, रीजन सही, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। हार्ट हमारा किस नेचर का होता है? मायोजेनिक नेचर का होता है।
लेकिन अगर यहीं पे कह देता कि अगर एक्सटर्नल सप्लाई आपने हार्ट बीट की काट दी तो हार्ट बीट तो इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हार्ट बीट का तेज होना और हार्ट बीट का स्लो होना ये आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो सीधी सी बात है, हार्ट 72 बार तो अपनी वजह से धड़क रहा है, ऐसे नोट की वजह से जो आपके राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में पाया जा रहा है, लेकिन हार्ट बीट का बढ़ना और हार्ट बीट का घटना ये कंट्रोल कौन करेगा? आपका ब्रेन। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, मतलब अच्छा सवाल। देख के बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फिर मेरे साथ आइए। अब लिम्फ इज द फिल्टर ब्लड फ्रॉम कैपिलरी। ठीक है, लिम्फ आपका फिल्टर्ड ब्लड है, कैपिलरी से निकलता है। बताया था एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरी। आपका ब्लड जब कैपिलरी से पास करता है तो आपके बड़े प्रोटीन नहीं निकल पाते। ठीक है, बड़े प्रोटीन नहीं निकल पाते। ठीक है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें आपकी टिश्यू फ्लूइड बना देती हैं। अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, जब सिखाता हूँ तो वो अलग तरीका होता है, अभी अपन सिर्फ डिस्कस कर रहा है। कह रहा लिम्फ में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन कहाँ से ज़्यादा होगी भैया? ऑक्सीजन तो सेल ले लेगी, ऑक्सीजन तो सेल ले लेगी, तो लिम्फ में ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। एंड डिवाइड ऑफ आरबीसी, हाँ ये बात सही है, पर पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि रिच इन ऑक्सीजन लिख दिया। आरबीसी कैन फिल्टर आउट, आरबीसी फिल्टर होकर बाहर आ जाएगी। गलत, आरबीसी बाहर नहीं आती है, क्योंकि कैपिलरी का डायमीटर, कैपिलरी में जो छेद पाए जाते हैं जिन्हें हम फेनेस्ट्रा कहते हैं, उनका डायमीटर बेहद कम होता है। ठीक है, फेनेस्ट्रा वर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कैपिलरी में जो छेद होते हैं उनका डायमीटर कम होता है। आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर और कैपिलरी के छेद का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर से कम होता है। दैट्स वाई आरबीसी बाहर नहीं आ पाएंगी। डब्ल्यूबीसी आ पाएंगी वही डायपीडियासिस करके, उसमें भी लिम्फोसाइट, अधिकतर लिम्फोसाइट आएगी। गॉट इट? हाँ, प्लेटलेट आ सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा साफ साफ गलत हो गया है, और दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर कहता कि ऑक्सीजन की कमी लिम्फ में होती है, क्यों? क्योंकि लिम्फ से ही, लिम्फ क्या होती है? सेल ऑक्सीजन घसीट लेती है टिश्यू फ्लूइड से, उसके बाद ही तो लिम्फ बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रीजन। क्वेश्चन नंबर 34, ज्वाइंट डायस्टोल में, मतलब अच्छा आपको खुद लग रहा होगा कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के सवाल में हमें सोचना पड़ रहा था। इसमें दिख जाता है एक्सप्लेनेशन ना, क्योंकि बहुत सीधा एक्सप्लेनेटरी चैप्टर है, और देखा जाए तो ये बेस है। ह्यूमन फिजियो में अगर कुछ सबसे पहले पढ़ाया जाता है तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि सबसे बेसिक चैप्टर है। बगैर इसके अगर आप ह्यूमन फिजियो रिस्पायरेशन या डाइजेशन से शुरू करेंगे तो अब बेवकूफ़ गधे हो आप। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इज द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो, मतलब ये तो सबको आना चाहिए भाई। कहता है ज्वाइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ठीक है भाई, ट्राइकस्पिड एंड, बिल्कुल सही बात है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। ठीक है, एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चारों चैम्बर रिलैक्स होने की वजह से ट्राई और बाई ओपन नहीं होते या सेमी ल्यूनर क्लोज होता है, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये दो अलग अलग बातें हो रही हैं, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है इनका। बोलिए, तो इसका बेटा भाई आपस, भाई आप ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अगर ओपन होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि एट्रियल ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि एट्रियल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेंट्रिकल के ब्लड प्रेशर से। एट्रियल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेंट्रिकल के ब्लड प्रेशर से। दैट्स वाई ट्राई और बाई आपके क्या हो जाते हैं? ओपन होते हैं, और सेमी ल्यूनर क्या होते हैं? आपके क्लोज हो जाते हैं। तो बेटा दोनों सही है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हमारा आंसर जाएगा बी। और इस स्टेटमेंट का कोई भी डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये घटना है, ज्वाइंट डायस्टोल एक घटना है जहां पर एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है, तो एक घटना है, और उस घटने, किसी घटना के घटने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ठीक है, ये घटना एक जनरल बात कह रहे हैं कि ज्वाइंट डायस्टोल में चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है, देखिए देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए और आंसर कीजिए। चलिए, द पॉज बिटवीन द एंड ऑफ द सेकेंड साउंड, सेकेंड साउंड कौन सी थी? डब। ठीक है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट साउंड। मेरी बात समझना क्या कहना चाह रहा है?
सेकेंड साउंड का अंत हुआ और फर्स्ट साउंड की शुरुआत हुई, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, डब और लब के बीच का गैप, बहुत अच्छा सवाल है। डब और लब के बीच का गैप है, ठीक है, समझना मेरी बात। कह रहा इस गैप में वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। कोइंसाइड्स का मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी समय पर। कह रहा लब और डब के बीच का जो गैप है, उस गैप में आपका वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा। भाई डब कब आएगा साउंड? जब सेमिल्यूनर बंद होगा। बच्चों सेमिल्यूनर कब बंद हुआ था? जब वेंट्रिकल डायस्टोल शुरू हुआ था तो सेमिल्यूनर बंद हुआ था। बोलो बेटा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका जो आपका पॉज है, द पॉज बिटवीन एंड ऑफ सेकेंड साउंड का अंत होता है एंड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट साउंड की शुरुआत होती है, ठीक है। कोइंसाइड, इसी के साथ साथ वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, वॉल्यूम ज्यादा, वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड बैकफ्लो मारेगा, सेमिल्यूनर बंद हो जाएगा। तो भैया इस समय कह रहा इसी के साथ साथ आपका वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। अब कह रहा द सेकेंड साउंड डब इज क्रिएटेड बाय क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर बॉन्ड। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी सही है, लेकिन आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं दिख रहा है इनका, और संबंध नहीं दिखने की वजह से हमारा आंसर जाएगा बच्चों बी। तो सर इसका आंसर और हो क्या सकता था? इसका आंसर ये हो सकता था, अगर मान लीजिए इसका रीजन ये हो सकता था, इसका रीजन ये हो सकता है, अगर ये पूछा है मेरे से कि सेकंड साउंड का अंत और फर्स्ट साउंड की शुरुआत, ठीक है, इसके साथ साथ वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, तो इसका आंसर बनेगा कि जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा, ब्लड बैकफ्लो मारेगा आर्क ऑफ एओर्टा और आपका पल्मोनरी आर्टरी से, और देन सेमिल्यूनर क्लोज्ड। ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा सा गला बैठा है बच्चों, इधर देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी इच्छा के अनुसार काट भी सकते हैं। ये अब आपसे पूछेगा नहीं कि कौन शॉर्टर ड्यूरेशन का है, कौन शार्प साउंड है, अब ये नहीं पूछता है, तो आप इसे अभी हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पोर्टल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेन। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी था, हेपेटिक पोर्टल वेन विच स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड इनटू कैपिलरी। बिल्कुल सही बात, अभी डिस्कस हुआ था। हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ब्लड लेगा, ठीक है, टू लिवर, लिवर को देगा, बिफोर इट इज डिलीवर टू द बॉडी की जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन एसर्शन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एसर्शन को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? वही वाली मेरी बात जो अभी ARM लगा के आए हैं कि भाई कैपिलरी से शुरू, कैपिलरी पे खत्म। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अंग से ब्लड लेगा और दूसरे अंग को ब्लड देगा कि भैया तुम केमिकल डालो और तुम केमिकल निकालो, ये बनेगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो बेटा आपस में ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, गॉट इट। अब अगर मान लो रीजन एसर्शन होता और ये मेरे को दिया होता, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनता? इंटेस्टाइन लिवर को इसलिए चीजों को देती है, इंटेस्टाइन, ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन गोज टू लिवर, बिकॉज कि कोई भी टॉक्सिक केमिकल हो या कोई भी चीज आपने टॉक्सिक खाई है तो लिवर पहले उसे डिटॉक्सिफाई कर दे, वरना ब्लड बॉडी सिस्टम में अगर चला जाएगा तो ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, और ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव। मैंने आपको क्लास में सिखाया भी है कि ब्रेन एक सेंसिटिव ऑर्गन है, किसी भी चीज का पहला असर किस पे दिखाई देता है? ब्रेन पे। क्वेश्चन नंबर 38, एसर्शन कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। बिल्कुल सही बात है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी आपकी क्या होती है? आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा जो होती है उसी से आपकी दो पतली पतली आर्टरीज निकलती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी, इसी में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू जाके जमा हो जाता है, जिससे इनका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, और यही होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में, ठीक है।
तो कह रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट करता है उस ब्लड के पाइप को जो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू इसके ल्यूमेन को क्या कर देता है? नैरो। तो सीधा सीधा वही एक्सप्लेनेशन है, असर्शन सही, रीजन सही, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट आंसर विल बी ए। गॉट इट। आइए क्वेश्चन नंबर 39, इन एम्फीबियन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यार देखो एक काम करो ना बच्चों, थोड़ा सा आगे आगे सोचा भी करो ना। आगे आगे क्या सोचा करो, जैसे असर्शन लिखा है तो आप रीजन सोचने की कोशिश किया करो कि रीजन क्या बन सकता है। तो कह रहा भाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा अब्सेंट होगा। ठीक है भाई, एम्फीबिया की बात कर रहा, हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा अब्सेंट, तो एक ही वेंट्रिकल होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो कहता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि इन एम्फीबिया ऑक्सीजनेटेड, वही लाइन लिखी है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंगल वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जाता है और आपका मिक्स ब्लड पंप आउट होता है। दैट्स व्हाई हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बिल्कुल सही बात, दोनों सही, और स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। सोचिए ना, अपने लास्ट वाले वीडियो में अपन कितनी बातें कर रहे थे, लेकिन इसका यार एकदम साफ साफ दिखता है ना। लेकिन एक्सक्रीशन में आपकी फिर आएंगे टेक्निकल क्वेश्चन, राइट। आइए अब बेटा इधर देखो, इसमें साफ साफ दिखेगा आपको कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लो, देखते ही पता चल गया कि आपका रीजन गलत है। सर इतनी तेज कैसे पकड़े? अरे यहां पे ओपन लिखा हुआ है बेटा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो सीधी बात है ब्लड का फ्लो आपका वेल रेगुलेटेड नहीं होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट, पासेस थ्रू द लार्ज वेसल, जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, ओपन स्पेस हीमोसील या साइनस में जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फ्लो ऑफ ब्लड प्रिसाइजली रेगुलेट नहीं होता है। गॉट इट। तो सर अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर जो असर्शन लिखा हुआ है इसको आप रीजन में डालो, ठीक है, और असर्शन दिया हो कि इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट प्रिसाइजली रेगुलेटेड, तब ये रीजन बन जाएगा उसका। गॉट इट। तो असर्शन सही, रीजन गलत, करेक्ट आंसर सी। आइए अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, इन फिशेस की फाइशेस, इन फिशेस सिंगल सर्कुलेशन ऑकर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों सिंगल सर्कुलेशन? क्योंकि हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल। हार्ट वेनस कहलाता है क्योंकि इनके हार्ट से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है। आपका हार्ट के एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से गिल, गिल से बॉडी, बॉडी से वापस हार्ट। दैट्स वाई सिंगल सर्कुलेशन। क्लास में सिखाया है आराम से, यहां सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब डिस्कशन में भी मैं पूरा सिखाऊं तो फिर आपको बोर हो गए यार। फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट विद एन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। देखिए और सोचिए, अभी एक्सप्लेन कर दिया है, साफ साफ एक्सप्लेन कर रहा है। सिंगल सर्कुलेशन क्यों है? क्योंकि हार्ट में सिर्फ 2 ही चैम्बर है। ठीक है, अगर 4 चैम्बर होते तो एक हो जाता सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक हो जाता पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। आपका राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रिया तक आपका हो जाता पल्मोनरी सर्कुलेशन, और वहीं पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रिया तक हो जाता आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सीधी सी बात है, 2 चैम्बर हार्ट होने की वजह से सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? सिंगल। गॉट इट। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ऐसे नोट, अरे एक्सप्लेन कर रहा है, देख लीजिए, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। ऐसे नोट को पेस मेकर क्यों कहते हैं भैया? सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन, मैंने आपको क्लास में भी ये सिखाया था बच्चों कि ऐसे नोड इनिशिएट कराता है और हार्ट के रिदम को 72 पर मिनट मेंटेन करता है। करेक्ट आंसर विल बी ए। 43, द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रिया में भैया बाई कस्पिड नहीं ट्राई कस्पिड होता है, तो भाई सीधी बात असर्शन क्या हो गया आपका? गलत। आंसर जाएगा डी। तब भी मैं देखूंगा रीजन को, द वॉल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। रीजन सही है, वॉल्व का काम होता है एक दिशा में ब्लड को भेजना। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या करेंगे? एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजेंगे। सेमिल्यूनर क्या करेंगे? वेंट्रिकल से आर्क ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भेजेंगे। गॉट इट। तो सीधी बात है, वॉल का काम ही होता है एक डायरेक्शन में किसी चीज को फ्लो कराना। तो असर्शन गलत, रीजन सही, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, न्यूरल सिग्नल थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है
कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, और इमरजेंसी कंडीशन में सीधी सी बात है, इमरजेंसी कंडीशन में आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले, एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से निकलने वाले हार्मोन कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से निकलने वाला हार्मोन कौन है? कैटकोलामाइन। कैटकोल और एमाइन जोड़ देंगे तो कैटकोलामाइन बनेगा। कैटकोलामाइन कितने प्रकार के? दो, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। और ये दोनों आपके इमरजेंसी कंडीशन में निकलेंगे। आपका ये हार्मोन जो है ये आपका इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। और आपका ये जो हार्मोन होता है ये आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा, पाइलो इरेक्शन कराएगा। गॉट इट? दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों भाई नर्वस सिस्टम की मदद से और इंडोक्राइन सिस्टम की मदद से दोनों आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों का यहां पर कोई लेना देना नहीं दिख रहा है। क्लियर है एकदम? गॉट इट? तो भाई दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसका सर एक्सप्लेनेशन क्या बन सकता है? एक्सप्लेनेशन ये बन सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क ऑन इमरजेंसी कंडीशन। दैट्स इट। आइए क्वेश्चन नंबर 45। कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। बिल्कुल सही बात। कार्डियक आउटपुट एथलीट का ज्यादा होता है एक ऑर्डिनरी मैन से। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। साफ साफ दिख रहा है, कोई लेना देना आपस में नहीं है। अब सर कार्डियक, अब भाई ये तो डिफाइन ही किया गया है ना। तो अब जब डिफाइन ही किया गया है, जब मैंने किसी चीज को डिफाइन ही किया है कि कार्डियक आउटपुट ये होता है, ठीक है, अगर मैंने डेफिनेशन ही दी कि ये होता है, तो भाई डेफिनेशन का कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी होता है। जैसे हार्ट रेट मैंने डिफाइन किया है कि भाई 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़केगा, तो अब 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा उसको हमने हार्ट रेट कहा है। जब हमने कहा ही किसी चीज को, तो किसी चीज को जब आपने डिफाइन ही वो किया तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बन सकता, राइट? तो बेटा असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन बन ही नहीं सकता। रीजन की बात करें कि कार्डियक आउटपुट आपका ऑर्डिनरी मैन से एथलीट का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एथलीट का हार्ट रेट भी ज्यादा होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। गॉट इट? ये इसका रीजन बनेगा। चलिए, तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46। लव इज प्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत होती है तो लब साउंड आता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड उसी टाइम पे क्या होते हैं? बंद होते हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेमील्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, अच्छा सवाल है, देखिए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखिए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका सेमील्यूनर वॉल्व कह रहा बंद होता है। ये बात हो जाएगी आपकी गलत, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर बिगिनिंग लिखा होता, क्वेश्चन समझिएगा, ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेमील्यूनर वॉल्व आर क्लोज, तो बात सही हो जाती। लेकिन भाई लिख रहा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, तब तो सेमील्यूनर ओपन हो जाएगा। शुरुआत की बात कर रहा होता तब तो क्लोज होता। समझना, बहुत प्यारा पॉइंट बोल रहा हूं, लेकिन ये शुरुआत की बात नहीं कर रहा बेटा। कह रहा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान सेमील्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। सर पहले स्टेटमेंट का रीजन क्या बन सकता है? पहले स्टेटमेंट का रीजन ये बनेगा कि आपका कह रहा लब, हाँ ठीक है, पहले स्टेटमेंट का रीजन बनेगा बच्चों कि लब साउंड प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, क्योंकि इसका रीजन बनेगा कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, ठीक है, वो जाके टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से, कॉर्डी टेंडनी टाइट होंगे, दैट्स व्हाई फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। गॉट इट? अगर एक लाइन में बोलना चाहूं तो बोलेंगे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड रशेस बैक टू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, लिखा, रशेस बैक टू ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व एंड कॉर्डी टेंडनी टाइटन। ये बनेगा रीजन। कॉर्डी टेंडनी टाइट होंगे, सीधी बात है, फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगा आपका, दैट इज लब। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज्ड, पहला साउंड आ जाएगा लब। तो असर्शन सही, रीजन गलत। करेक्ट आंसर सी। Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which are responsible for the immune response of the body। बिल्कुल सही बात है। लिम्फ में मैंने अभी आपको बताया था डिस्कशन के दौरान कि लिम्फोसाइट आपकी मौजूद होती है। अगर WBC में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या मौजूद होगी? लिम्फोसाइट। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, दोनों बात सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यहां पर बात कर रहा है कि चीजों का एक्सचेंज लिम्फ के थ्रू हो रहा है,
ठीक है, और यहां पर बात दूसरी कर रहा है। अब इनका रीजन क्या बन सकता है? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यूनो रिस्पांस ऑफ द बॉडी, फुल स्टॉप। इसका रीजन बनेगा लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। इसका रीजन क्या बनेगा? इसका रीजन बनेगा आरबीसी इज एब्सेंट इन लिम्फ, वरना रेड कलर आ जाता। अगर रीजन एसर्शन में होता तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस इस फ्लूइड के थ्रू होता है। अगर ये एसर्शन के रूप में होता तो इसका रीजन बनता बेटा कि blood does not reach each and every cell directly, ठीक है। तो लिम्फ वहां पर मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, बिचौलिए की तरह काम कर रहा है। आइए, ब्लड हर सेल तक थोड़ी डायरेक्ट पहुंचता है। 48 कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन रिमेन कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। अभी दिखाया था कि भाई एथलीट का कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता, पहला स्टेटमेंट गलत। नर्व इंपल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस होना चाहिए, यहां रेड्यूसेस लिखा हुआ है। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो गए? गलत। तो बात खत्म। आइए, और सीधी बात है, कार्डियक आउटपुट एथलीट का ज्यादा क्यों होता है? एथलीट का स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों ज्यादा होता है नॉर्मल इंसान से। 49 थ्रोम्बिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बिन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है ब्लड को क्लॉट कराने में। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। याद आया? अरे प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर, एंजल टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम प्रोटीन की मदद से एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया था थ्रोम्बोकाइनेस। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला था, थ्रोम्बिन ने क्या किया था? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला था। इसलिए आपका थ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है ब्लड क्लॉटिंग में। करेक्ट आंसर ए। अच्छा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के यार कितने सरल है ना, डायरेक्ट एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्ट। अब सुनो मेरी बात, अगला बेटा, आरबीसी ऑफ ए ह्यूमन मे हैव ए एंड बी एंटीजन। बिल्कुल सही बात है। ब्लड ग्रुप ए बी के केस में ए बी ब्लड ग्रुप इज ओनली डोनर है। ये कौन सी बात हुई? ए बी ब्लड ग्रुप ये इकलौते डोनर है, ये तो गलत बात हो गई बेटा। तो ए बी भाई ए है, बी है, ए बी है, ओ है, कोई भी डोनर बन सकता है भाई। वो तो हम एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग के थ्रू टेस्ट करेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही। अब पहले का एक्सप्लेनेशन क्या बन सकता था? पहले का एक्सप्लेनेशन बनता कि ब्लड ग्रुप ए बी है बोथ एंटीजन ए एंड बी, ये बनता पहले का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब बेटा इस तरीके से हमारा खत्म हो चुका है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के सारे एआर। बेहद सरल थे इसके यार, बेहद सरल थे इसके यार। मैं आपको खुद देखा, कुछ नहीं था। एक एआर मेरे मन में आ रहा, वो मैं देता हूं अभी, ठीक है। एक एआर मेरे मन में आ रहा, अच्छा एआर है वो। मान लीजिए एग्जाम में मेरे से कहता है कि एसर्शन है, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, उसे हटाइए। एसर्शन है ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रीजन है ब्लड ग्रुप ए बी हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी। आंसर करिए, कमेंट कीजिए। चलिए, स्टेटमेंट दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन गलत है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी इसलिए नहीं है कि उसके पास दोनों एंटीजन है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है, ठीक है। समझ पाए मेरी बात? वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए नहीं कि उसके पास दोनों एंटीजन है, क्योंकि जो ब्लड लेता है उसकी एंटीबॉडी देखते हैं और जो ब्लड देता है उसका एंटीजन देखते हैं। सिखाया था आपको, डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी नहीं है। ऐसे ही इसी फॉर्म में एक और, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ के पास दोनों एंटीबॉडी होती है। तो दोनों सही है पर यहां पे भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है, और जो देता है उसका क्या चेक करते हैं? एंटीजन। और जब एंटीजन है ही नहीं तो दिक्कत किस बात की? गॉट इट? तो इस तरीके से हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को खत्म कर लिया बच्चों। कल मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे, थैंक यू वेरी मच। मैं देखिए कमेंट्स थोड़ा सा प्रेज मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है ना, रात में बैठ कर कमेंट पढ़ने तो थोड़ा सा गुड फीलिंग आता है।
है ना। बस कमेंट दिल से लिखा करो, जो भी मन में आए लिखा करो, ठीक है। और लाइक फेंक फेंक के मारो। चलिए फिर आज की बातें यहीं तक करते हैं, ठीक है, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दिस इज साहिल सिद्दीकी। थैंक यू, धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।